जैसे ही आप कहते हो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी किसको कहते हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी को इंक्लूड किया गया है, ये चीज आपको याद होना बहुत जरूरी है। देखिए, जैसे ही आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करते हो, हम आपको सिर्फ एक आसान शब्द में बोले थे, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, है ना, इसको रेज करना, यानी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस कलेक्ट करना या रेज करना, और अगर कलेक्ट किए थे तो उसका रीपेमेंट कर देना विथ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस पब्लिक से कलेक्ट करना, और अगर कलेक्ट कर लिए तो टाइम पर इंटरेस्ट और डिविडेंड के साथ उसको पेमेंट करना। ये चीज किसमें आता था? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको इतना ही चीज याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जैसा कि आप लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखे होंगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब ही उसके पूरा फॉर्मेट को तैयार कर लेता है, ठीक वैसे ही जैसे ही आप बोलते हो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो बस दिमाग में यहां रख लीजिएगा, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस कलेक्ट करना, और कलेक्ट किए थे तो उसको रीपेमेंट करना विथ इंटरेस्ट विथ डिविडेंड। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहते हैं। याद हो गया? फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर क्या आता है? तो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में आपको शेयर्स मिलेगा। कौन सा वाला? प्रेफरेंशियल शेयर और इक्विटी शेयर्स, दोनों ही मिल जाएगा। डिबेंचर मिल जाएगा, बैंक लोन मिल जाएगा। जनरली बैंक लोन जो होता है वो लॉन्ग टर्म लोन ही होता है। हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट हम नहीं बोल रहे, बैंक लोन की बात कर रहे हैं। तो बैंक लोन हो गया। तो जनरली ये सब हमारे लिए क्या है? लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस कलेक्ट करना, और अगर कलेक्ट किए थे तो इसको रीपेमेंट करना, इसी को क्या बोलते हो आप? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को अगर आप फॉर्मेट की तरह देखोगे ना, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में अगर आप फॉर्मेट देखना चाहते हो कि नहीं हमको भाई को सीधा सीधा फॉर्मेट बता दिए, हम उसको फॉलो करेंगे, तो आप क्या कह सकते हो? देखो, शेयर अगर आप इशू कर रहे हो तो प्रेफरेंशियल शेयर और इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो यहां पर इशू ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स, प्लस में कि माइनस में? शेयर इशू करेंगे तो लायबिलिटी भले बढ़ेगा, पैसा क्या होगा? आया होगा, तो प्लस फिगर में इसको लिखोगे। इसी तरह से इशू ऑफ इक्विटी शेयर, पैसा आया होगा, प्लस में इशू ऑफ डिबेंचर, जो भी डिबेंचर हो, 10% वाला, 12% वाला, जो भी होगा। मतलब इन सब से हमारे पास पैसा क्या हुआ होगा? आया होगा, तो सब कुछ किस में जाएगा? प्लस में। अब जब हम शेयर इशू किए होंगे तो कहीं ना कहीं शेयर को हम डिविडेंड दिए होंगे। अगर हम डिबेंचर इशू किए तो रिवार्ड में इसको क्या दिए होंगे? इंटरेस्ट पे किए होंगे। तो आप कह सकते हो डिविडेंड हम पे किए, तो पैसा आपके पास से क्या हुआ? चला गया, आ गया, चला गया, माइनस। इसी तरह से हम इंटरेस्ट अगर पेड करेंगे तब भी हमारे पास से पैसा चला गया, तो क्या लिखे हम उसको? माइनस। अब इसके बाद देखिए, प्रेफरेंशियल शेयर अगर हम इशू किए थे तो प्रेफरेंशियल शेयर वापस भी हो सकता है, नहीं चाहिए भाई। और इक्विटी शेयर अगर हम वापस इशू किए थे तो वापस भी कर सकते हैं, डिबेंचर इशू किए थे तो वापस भी कर सकते हैं। यहाँ पे टर्म यूज होता है अलग अलग। देखो, जैसे डिबेंचर इशू किए थे ना, तो उसको इशू ऑफ डिबेंचर बोले थे, और डिबेंचर होल्डर को अगर हम उसका पैसा वापस कर दिए कि भाई तेरा पैसा नहीं चाहिए अब रख ले,
तो उस केस में हम लोग चैप्टर पढ़े थे, उसका नाम क्या हो जाता है? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर होता है। तो इशू करेंगे तो पैसा आएगा, रिडम्पशन करोगे तो पैसा क्या हुआ? चला गया, माइनस करोगे। इसी तरह से देखो, डिवेंचर के बाद क्या है? प्रेफरेंशियल शेयर है ना। तो अगर प्रेफरेंशियल शेयर को पैसा वापस करोगे तो हम उसको रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंशियल शेयर कहते हैं। तो इसको भी पैसा वापस कर दो। इक्विटी शेयर को अगर पैसा वापस करोगे तो उसको रिडम्पशन नहीं बोलते, उसको हम बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर बोलते हैं। तो बाई बैक कर दोगे तब भी पैसा क्या हुआ? चला गया। अब प्लस माइनस कर लेना, जो भी रिजल्ट आ जाए। पॉजिटिव में आया तो कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, माइनस में आ गया तो क्या लिखोगे? कैश आउटफ्लो, या नहीं तो कैश यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कुल मिलाकर के फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट अगर आप देखोगे कि हमको फॉर्मेट ही चाहिए, तो फॉर्मेट इज इक्वल टू इतना ही है। तो जिसका दिमाग थोड़ा तेज है समझ सकते हो, तो बस आपको एक ही चीज याद रखना है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस कलेक्ट करना बाय द मीन ऑफ डिफरेंट सोर्सेस। जितना भी संसाधन हो गया, साधन हो गया, और अगर कलेक्ट किए थे तो उसको वापस करना विथ इंटरेस्ट विथ डिविडेंड इज इक्वल टू, यही आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाता है। या अदरवाइज आप इसको इस तरह से देख सकते हो। तो आप ऊपर लिख लीजिएगा यहां पे, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटी। खत्म हो गया। हाँ, हो गया काम क्या? देखो अब कुछ एग्जाम्पल देखिएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, कुछ एग्जाम्पल देखना, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का उल्टा होता है हमेशा। जैसे क्वेश्चन क्या रहेगा आपके पास, एक प्रीवियस ईयर का इंफॉर्मेशन, दूसरा आपके पास करंट ईयर का इंफॉर्मेशन, ऐसे हो सकता है। या फिर कह दे करंट ईयर, या यहां कह दे प्रीवियस ईयर। ठीक है। अब यहां क्या करोगे, जैसे लिखा रहेगा इक्विटी शेयर्स, फिर दे दिया प्रेफरेंशियल शेयर्स, है ना, 10% डिबेंचर, इस तरह से दिया हुआ है। मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ ना। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। तो सबसे पहले तो जो फॉर्मेट है ड्रॉ कर लोगे कॉलम, जैसे भी हम लोग देखे। या देखिए इक्विटी शेयर लास्ट ईयर 40,000 था, अब कितना हो गया? 50 हो गया। तो ड्यूरिंग द ईयर बढ़ रहा है कि घट रहा है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इंक्रीज करता था तो क्या करते थे? माइनस, और डिक्रीज करता था तो क्या करते थे? यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमेशा उल्टा चलता था। यहां जरा देखो, 40,000 था 50,000 हो गया, तो इसका मतलब कि ड्यूरिंग द ईयर शेयर हम 10,000 का क्या किए होंगे? इशू किए होंगे। तो शेयर इशू करने से पैसा क्या हुआ होगा? आया होगा ना। तो 10,000 प्लस में कि माइनस में? तो ऐसे में आप लिखिएगा 10,000 क्या? इशू ऑफ इक्विटी शेयर, ये पॉजिटिव में हो गया। यहां पे देखिए प्रेफरेंशियल शेयर पहले 60,000 का था, अब 15,000 हो गया। तो इसका मतलब कि प्रेफरेंशियल शेयर क्या हो रहा है? घट रहा है। इसका मतलब घटेगा कब? जब हम उसको रिडम्पशन करेंगे तब। और रिडम्पशन जहां कर दिए तो पैसा क्या हुआ? चला गया। मतलब प्लस की माइनस? माइनस में लिखोगे कितना?
तो ये 45,000 45,000 फिगर कौन सा होगा, माइनस, तो आप लिख सकते हो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स। हो गया। 1 लाख का डिबेंचर था, 2 लाख हो गया, तो 1 लाख रुपए का डिबेंचर हम इशू किए होंगे, पैसा क्या हुआ होगा, आया होगा, तो आप लिख सकते हो इशू ऑफ डिबेंचर। हो गया। इसके अलावे डिबेंचर के सामने देखिए क्या लिखा हुआ है, 10%, तो ये 10% किसको दिखा रहा है, इंटरेस्ट को दिखा रहा है। तो क्वेश्चन में कहे या ना कहे इंटरेस्ट हमको देना ही पड़ेगा, पे करना ही है। कौन से वाले बैलेंस पर, ओपनिंग बैलेंस पर, ठीक है ना। तो देखिए 1 लाख रुपए का डिबेंचर था, इंटरेस्ट कितना देना है, तो 1 लाख का 10% कितना हुआ, यानी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना, 10,000। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 1 लाख का 10% कितना हो गया मालिक, 10,000। कोई दिक्कत है। अब 1 लाख से 2 लाख हो गया, तो ड्यूरिंग द ईयर कितने का इशू किए, आपको पता है कि ड्यूरिंग द ईयर जो हम इशू किए वो वाला कब किए थे, शुरुआत में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, मिडिल भी हो सकता है। जब डेट मालूम नहीं, तो जो ड्यूरिंग द ईयर हम 1 लाख रुपए का डिबेंचर इशू किए ना, उसको ओपनिंग मानोगे ना क्लोजिंग मानोगे, उसको क्या मानोगे, एवरेज, मतलब मिडिल ऑफ द ईयर मान लेना। इसका मतलब कि 1 लाख रुपया जो हम ड्यूरिंग द ईयर इशू किए उसका 10% और इंटू 6/12 या नहीं तो 1/2, जो करना है कर लो। इस पर अमाउंट कितना हो जाएगा, 5,000। तो कुल मिलाकर मेरा इंटरेस्ट पेड कितना आ गया, 15,000। तो यहाँ इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर कितना लिखिएगा मालिक, 15,000 लिख करके क्लोज कर दीजिएगा। तो प्लस माइनस कर लेना, प्लस में आया तो इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, माइनस में आया तो आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, खत्म हो जाएगा।